संजय दत्त शूटिंग पे थे कहीं पे मलेशिया जी में, उनको वापस बुलाया और फिर संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया तभी का जी तभी एयरपोर्ट पे। जी। तो उनको मालूम था कि संजय दत्त अरेस्ट होने वाला है। जो संजय दत्त उसको अरेस्ट किया, कहते हैं सुनील दत्त जी बाला साहब के पास गए। जी सुनील दत्त जी और बाला साहब जी का कैसा रिलेशन था? कांग्रेस क्यों खत्म हुई आपके कांग्रेस हिसाब से? कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही कमजोर खत्म किया किया। है जी। करप्शन में भी आपको लगता है ज्यादा चली गई थी कांग्रेस? शांतिनगर एक सहार एयरपोर्ट के पास एक बस्ती थी, वहां पर डेमोलिशन था। अच्छा आपको पता चला वो डेमोलिशन जहाँ चल रहा था वहां पहुंच गए। डेमोलिशन के वक्त जमीन पर बैठ गए, धरना दे दिया उन्होंने। तपती रेत थी, झटका जैसे लगे तो उचक गए, उछल गए तो खड़े होने लगे तो किसी ने अपना चप्पल दिया बैठने के लिए। तो जैसे चप्पल दिया उन्होंने देखा और वो सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने फिर फौरन बैठ गए, जबकि शासन उनकी पार्टी का। 92 के राइट्स देश में सबसे पहला इस्तीफा सुनील दत्त साहब ने। जो पद यात्रा की थी गोल्डन टेम्पल की तरफ, क्या सोच रही होगी उस शख्स की जहां पर आतंक के नाम से जाना जा रहा है जिस पंजाब को। ये तो काफी लोगों ने उनको बोला था आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, उन जानते थे कि इतना अभी इंसानियत नहीं गिरी है। सो हाय एवरीवन, आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है मिस्टर सैयद। ये एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और आज हम इनके साथ समझेंगे सुनील दत्त जी की जर्नी। हाय सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सर वेलकम, आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे ये पॉडकास्ट करने का, हो नहीं रहा था। सो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप काफी टाइम रहे सुनील दत्त जी के साथ, कहाँ आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे उनको? सुनील दत्त के साथ रहने का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत उनके दिन रात ऐसा रहा हूँ ऐसा नहीं रहा। हाँ। लेकिन मेरा एक उनके साथ एक इमोशनल और कनेक्शन रहा सुनील दत्त साहब के साथ जी। हाँ। एक छोटा वाकया है, मैं चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा था मैं, और थोड़ी ठीक ठाक हिंदी ये हैंडराइटिंग थी। हाँ। पहले याद होगा आपको, अपने पुराने लोग बताएंगे, हाँ। ये जो वोटिंग की स्लिप आती है ना, वोटर लिस्ट की, हाँ। ये हाथ से लिखी जाती थी। हाँ। स्लिप। हाँ। तो चूंकि अपने मोहल्ले के लोगों को पता था मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हाँ। तो वो पकड़ लाते थे कि लिख हैंडबिल और ये सब स्लिप वगैरह लिखने के लिए। हाँ। अब ये स्लिप लिखने के जरिए थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हुआ। तो वो चूंकि उस दौर में कांग्रेस का ये दौर था, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्यादा थे, हम लोग भी कांग्रेस के दफ्तर में बैठ के बनाते थे। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ कनेक्शन जाने अनजाने बना। इंदिरा जी की हत्या हुई और सुनील दत्त वहां पर आए, टिकट उनको मिला तब नॉर्थ वेस्ट से। ये चीज में मुझे आपसे पूछना है कि जी, ये 84, हाँ ये 84 में हुआ जी। तब बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में मैंने सुना है कि सब जलाने लग गए थे लोग, और ये सुनील दत्त जी तभी न्यूयॉर्क में थे जी, और वहां से वो आए। तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ उनके पॉलिटिकल करियर में? उनके वो देखिए, पहली बात सुनील दत्त को जब कहा जाता था ना, तो एक लोगों ने उनको बहुत प्यार से सम्मान से एक नाम दिया था, विश्व शांति दूत। ओके। हमेशा ऐसा कहते थे, विश्व शांति दूत। वो शायद इसीलिए कहते थे क्योंकि वो प्योर गांधीवादी थे, नेहरू को मानने वाले थे। उनका ये मानना था कि ये हिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस दौर में भी उन्होंने अपने, जहाँ हम तो छोटे थे लेकिन हम लोग वो पढ़ते थे अखबारों में के जरिए, थोड़ा बहुत अपने को पढ़ने की आदत थी और वो काम आई जर्नलिज्म में भी। तो उनका ऐसा था कि ये हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है, और राजीव गांधी के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना। जैसे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद चले गए, उनको इलाहाबाद भोगना जी के सामने खड़ा किया गया। उस वक्त राम जेठमलानी जी थे, राम जेठमलानी जी थे और बहुत
नामचीन थे, बहुत ज्यादा। हाँ, और उनके सामने उनको खड़ा किया गया, सुनील दत्त को। तो मेरी पहली मुलाकात, जैसा कहा हाँ, कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट स्वीकार किया, राजीव गांधी के साथ वो राजनीति में फुल फ्लेज उतरे, और उनका अपना एक रुतबा, अपना जलाल, उनका एक औरा तो था ही, और वो भारी वोटों से जीते। तो मेरी एक एज ए स्टूडेंट समझ लीजिए, मैंने पहली झलक उनको रूबरू तब देखा था जब वो पदयात्रा के लिए हमारे मोहल्ले में आए थे, स्लम्स में। तो मैंने उनको पहली बार देखा था। और एक हमारे यहाँ कृष्ण कुमार गिरियोलकर जी थे, बहुत सीनियर लीडर थे। उन लोगों ने 4-5 बच्चों को, हम लोगों को आगे खड़ा किया, बच्चे मतलब हम लोग 14-15 साल के थे, हम लोगों को आगे खड़ा किया और बताया कि ये बच्चे अपने साथ में हैं और ये लोग लिखते लिखते हैं। मैंने सर पे हाथ फेरा हम लोगों को, और ये पहला एक कनेक्शन हुआ हमारा उनका। उनको देखा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो पहचानते हैं मुझे, बस ये पहला सरसरी। फिर आप जब आप बोल रहे थे कि आप कॉलेज गए, हाँ, वो इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ये हुआ कि उसके बाद में फिर इन लोगों के साथ एक जाहिद खान साहब थे हमारे मरहूम, बड़े भाई की तरह थे हमारे, हर जगह हमको ले जाया करते थे। तो उनके साथ में मेरा आना जाना हुआ, तो अक्सर हम लोग दत्त साहब के यहाँ चले जाते थे। तो वो सुनील दत्त साहब के यहाँ जाते थे। ये 4-5 लोग थे जो दत्त साहब के बड़े क्लोज थे। उसमें जाहिद खान वगैरह हमारे मोहल्ले से थे, सुरेश शेट्टी जी थे जो हेल्थ मिनिस्टर थे, बाबा सिद्दीकी साहब थे। वो उसमें जाहिद खान साहब कुछ बन नहीं पाए, लेकिन वो बहुत नेक दिल इंसान थे। तो हम लोगों को काफी प्रमोट करते थे, अपने साथ ले जाते थे। तो जैसे दत्त साहब बाहर निकले हैं, देख रहे हैं, चाय वाय चली है कुछ, बाहर निकले हैं तो अरे बच्चों को भी दो, इनको लड़कों को भी दो कुछ। तो वो आई कनेक्शन हमारा दत्त साहब का हुआ करता था। बात 86 की है, मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, एनएसएस का वॉलंटियर हुआ, और अपने आप ही मैंने ये तय किया कि मैं एनएसएस का मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हुई थी, और हम लोग वीटी स्टेशन पर पहुंचे। 15 अगस्त का एक कार्यक्रम था ड्रग्स को लेकर, एंटी ड्रग्स मूवमेंट चल रहा था, और उसके चीफ गेस्ट सुनील दत्त आने वाले थे। तो मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा था, सुनील दत्त को भी देखेंगे फिर सुनेंगे ड्रग्स को लेकर। और वो दौर था जब संजय दत्त भी ड्रग्स लेने के मामले में काफी कुछ। वो पहले वैसा हुआ था कि बाद में उन्होंने पदयात्रा चालू की ड्रग्स की? नहीं, पदयात्रा नहीं थी ये, यूनिवर्सिटी के एनएसएस के वॉलंटियर्स को वो ड्रग्स का ये मूवमेंट शुरू हुआ। अच्छा, ये सुनील इसका संजय दत्त तो पहले से इसमें थे, पहले से आ गए थे ड्रग्स में? पहले से, लेकिन वो मूवमेंट था कि वो सुधर रहे थे। ओके। उनके जितने रिहैब वगैरह वगैरह से। तो इसलिए सुनील दत्त से बेहतर उस चीज को कोई नहीं समझ सकता था, नहीं समझ सकता। इसलिए सुनील दत्त उस मूवमेंट से जुड़े थे कि नौजवान पीढ़ी हमारी खराब ड्रग्स में ना जाए। तो शायद यूनिवर्सिटी से उनके कॉन्टेक्ट्स के जरिए, और एमपी भी थे, तो उनको बुलाया गया था। तो हम लोग अपने आप नाम वाम लिख कर गए। मैडम एक हमारी प्रोफेसर कुमुदिनी चनवारिया थी, उन्होंने लिस्ट वगैरह दी थी। हम लोग वहां पहुंचे, उनके स्पीच हुई, और भीड़ में जब खत्म हुआ प्रोग्राम, तो भीड़ में मैं अपने साथियों को छोड़ता हुआ चीर फाड़ कर दत्त साहब की तरफ चला गया, और जाकर उनको गया, और मैंने जैसे ही रेफरेंस दिया, बोले हाँ हाँ जानता हूँ, मेहरू बंगाली थी वाइस चांसलर, उनको मिलाया उन्होंने, और भी बाकी लोग ने घेर लिया, बोला अरे बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। तो मेरे लिए एक स्लम में रहने वाला एक बच्चा, और सुनील दत्त जैसी शख्सियत, स्टार तो थे ही वो, कई लोगों को उन्होंने जिंदगी दी थी, और वो पहचान कर कह रहे हैं अपना बच्चा है, तो हमारी प्रोफेसर पर भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। तो जाने अनजाने मैं ये समझता हूँ, आपकी बातचीत, आपसे जब बातचीत शुरू हुई अभी, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि शायद वो एक पल था जहाँ से मुझमें एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हुई, ठीक से डेवलप हुई। और कॉलेज वो दौर होता है जहाँ पर हम लोग होते हैं, तो ये माना गया कि सुनील दत्त इसको जानते हैं, ये अच्छा लड़का है। तो कॉलेज में भी मैं काफी फेमस हुआ, इलेक्शन लड़ा, जीता, दत्त साहब के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया, मैं यूआर हुआ,
तो वो दौर था। तो इस तरह से सुनील दत्त के करीब आता गया और ज्यादातर इन्हीं लोगों के साथ जाता था। मतलब बाईपास करके कभी ऐसे नहीं गया कि मैं सुनील दत्त के ऑफिस में चला गया हूँ और लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कभी किया। तो लेकिन दत्त साहब की नजर में था कि ये एक लड़का है और इसको मैं जानता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका कनेक्शन फिर कब हुआ? मैं कहता हूँ कि उसके बाद कट्टू जाना आना उनके साथ, जाहिद खान साहब के साथ में जाया करता था, उनसे मिलता था। और 92 के राइट्स, 92 93 के जो राइट्स हुए हैं, 92 के राइट्स बाद सबसे पहला इस्तीफा सुनील दत्त साहब ने दिया था। तब मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। न जाने क्यों मुझे वो सुनील दत्त का जो टोकन ऑफ लव था, इस्तीफा देना, देश में इतने राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अपने को भी अच्छा लगा। दत्त साहब के पास हम लोग गए, बताया, इस सब्जेक्ट पे बात हो रही थी, जाहिद खान साहब वगैरह सब थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा दिया नहीं। मैंने भी ताव भी दे दिया, हाँ दे दिया कि इस्तीफा है, सब बकवास है। तो मेरे साथ के जो हमने टीम बनाई थी यूथ कांग्रेस, उसमें से भी कई लोगों ने दे दिया, लेकिन वो कोई बड़ा मायने नहीं रखता था। प्रकाश बिंसाले साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये सब बकवास रखे रहे अपने पास, हाँ ये सब अभी सब ठीक हो जाएगा। और दत्त साहब रहे कांग्रेस में, तो कांग्रेसी रहने के उनका एक अच्छा जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, उनका उनके एक्सपीरियंस का, उनकी लोकप्रियता का, जो कुछ भी लेना चाहिए था वो कांग्रेस बराबर ले रही थी, उसको भुना रही थी अच्छे से। तो वो कांग्रेस के थे, वो उनका था। और कट्टू फिर मैं ये सब चीजें धीरे धीरे मेरी छूटती गई। मैं यूथ कांग्रेस से बेसिक कांग्रेस में गया, तालुका अध्यक्ष हुआ, ये हुआ, फलाने ठिकाने, होता होता फिर मुझे लगा कि सारे राजनीतिक एक जैसे हैं, सुनील दत्त और कुछ लोगों को छोड़कर। तो समझ में आने लग गया। हाँ, समझ में आने लग गया। और हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग, घर चलाना है, परिवार चलाना है, राजनीति अपना काम नहीं है। तो हमने रोजी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, कई जगह नौकरियां की, और उसके बाद में फिर जर्नलिज्म में आ गए। हमने कोर्स किया यूनिवर्सिटी से हिंदी जर्नलिज्म का, और फिर अपने आप को पूरी तरह से वो 1 साल दिया कि अपनी पूरी इमेज वॉश आउट हो जाए। क्योंकि इस फील्ड में आ गए थे, जर्नलिज्म में आना था, और सोशल फील्ड में थे, यूआर थे। यूआर रहने की वजह से मेरे उस दौर में मनोहर जोशी के लड़के थे, उन्मेष जोशी वगैरह, अतुल सरपोतदार स्वर्गीय, उनके साथ संजय चित्रे थे, एमएनएस के लीडर थे, उनके साथ नरेंद्र वर्मा, राजीव चौहान, संजय पाटिल, ये उस दौर के लोग थे जो एनएसवाई में, एबीवीपी में पराग अलावनी जी थे, आशीष शेलार जी थे, विनोद तावड़े जी थे, ये उस दौर के लोग थे। तो एबीवीपी के लोग थे, उन लोगों के साथ ताल्लुकात हुए। तो सब जब इतने हो गए ना, तो फिर एक पार्टी जमती नहीं थी थोड़ा। तो सब अपनी दुकान बंद किया, हमने अपने आप को डाइवर्ट किया और पूरी तरह से इस फील्ड में आ गए जर्नलिज्म में। और सिटी चैनल में हमने ये शुरू किया जी ग्रुप के, और वहां से अपना करियर शुरू हुआ जर्नलिज्म का। उसका फायदा ये हुआ कि ये जितने साथी थे उसमें सुनील दत्त जो सबसे बड़ा नाम था। हमारे दौर में हम लोग जब आए तो सुनील दत्त को ये लगता था कि ये अपना आदमी है, अपना है, ये पुराना सलमान, पुराना ये सलमान ये है। विलासराव देशमुख जी को लगता था, गुरुदास कामत जी को लगता था। तो आप सबसे पहले से मिले हुए थे? तो ये पहले से चूंकि मिला हुआ था, बाकी सब जर्नलिस्ट की तरह जाते थे। तो मैंने वो 1 साल अपने आप को पूरा वॉश आउट किया कि पूरी जो इमेज है एक पॉलिटिकल वाली, ये धुल जाए और मैं सीधे सीधे पत्रकारिता। लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा था। तो वो कनेक्शन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर में बने थे, यूथ कांग्रेस के दौर में बने थे, वो कनेक्शन कनेक्टेड रहे, और आज भी इन तमाम नेताओं से वो अक्रॉस द पार्टी लाइन मेरे ताल्लुकात रहे। और उसका एक बेनिफिट ये रहा कि वो मेरे लिए पत्रकार और नेता के रिश्ते नहीं रहे, वो मेरे और उनके निजी संबंधों में तब्दील हुए। लेकिन कभी मैंने उनकी राजनीति में डिस्टर्ब नहीं किया और उन्होंने मेरी पत्रकारिता का दुरुपयोग नहीं किया। तो ये हमारे बीच में एक अघोषित
हमारे बीच में एक संबंध रहा जिस पर हमने काम किया और बेहतर तरीके से गए, जिसमें सुनील दत्त सबसे बड़ा नाम रहा। अभी मुझे बताइए, जो इन्होंने पद यात्रा की थी गोल्डन टेम्पल की तरफ, उसमें उसके बारे में मुझे बताइए कि कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था उस टाइम क्योंकि पे। गोल्डन टेम्पल वाली जो यात्रा थी उस दौर में मैं उनके इतना करीब नहीं था, लेकिन जैसे उनके मुझसे उनके साथ मैंने काफी दौरे किए। मैं उनके साथ मालेगांव राइट्स के बाद गया, मैं उनके साथ भुज गया जब भूकंप आया था, फिर उसके बाद भुज दोबारा गया जब उन्होंने एक गांव गोद लिया था, वहां पर सामान वामान बांटना था, सोनिया जी आई थी, मतलब वो अपने तरीके से उनका था, तब उनके साथ गया। तो उस वक्त में सुनील दत्त को करीब से जानने का मौका ऐसे वक्तों में मिलता था जब हम साथ में जाते थे, शहर से बाहर हो। तो हम होते थे, वो होते थे, उनकी टीम होती थी, जिसमें अक्सर सुरेश शेट्टी साहब होते थे, बाबा सिद्दीकी जी होते थे, बलदेव खोसा जी होते थे, जनार्दन चांदूरकर जी होते थे, कभी कभी जाहिद खान साहब होते थे। तो ऐसे लोग होते थे। तो उस वक्त दत्त साहब जो खुलते थे और वो लगता ही नहीं था कि ये वो मतलब ऐसी मजबूत शख्सियत सुनील दत्त जैसे है। वो एकदम अपनेपन से अपने साथियों से मिलते थे, उनका ख्याल रखते थे। तब उनको करीब से जानने का मौका मिला, तब हम लोगों को पता चला कि मतलब वो क्या सोच रही होगी उस शख्स की, जहां पर आतंक के नाम से जाना जा रहा है जिस पंजाब को, उधर भी वो, और वो वहां पर वो शख्स, आप सोचिए जब हमने पहली बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि वो उन दंगों से वो दिल्ली विल्ली के आहत थे। तो सोचिए कि जब वो पदयात्रा कर रहे होंगे और आतंकवादियों के बीच में उनको जाना है, तब भी कहते काफी लोगों ने उनको बोला था आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। उनके साथी सब बताते हैं, जैसे सुनील शेट्टी साहब वगैरह बताते हैं कि वो उनको कहा जाता था, और ऐसे 26 जैन को शायद उन्होंने शुरू किया था, ऐसे ठंड के मौसम में शुरू हुई थी, लेकिन वो नॉर्मल इस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह कुछ नहीं, अपने साथियों के साथ उनके 70 डेज की शायद यात्रा थी। तो वो बताते हैं कि वो बिल्कुल खौफ नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं था, उनको खौफ नहीं था। उन जानते थे कि इतना अभी इंसानियत नहीं गिरी है। वो सेक्युलरिज्म में बहुत सेक्युलरिज्म को बहुत मानते थे। सेक्युलरिज्म उनके देश बंटना नहीं चाहिए, देश बंटना नहीं चाहिए। उनसे भी वो संवाद के, बातचीत के कायल थे कि बातचीत होनी चाहिए। तभी तो वो निकले थे कि ठीक है, बात करेंगे, भिंडरावाला जी से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, बात से रास्ता निकलेगा। वो अलग बात है कि धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकलता गया और हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। वो नफरत वाली बात यहाँ तक आ गई। और दूसरी चीज थी कि ये उनके बीच में जो सेकुलरिज्म की आपने बात की, उनके इर्द गिर्द देखिए तमाम तरह के लोग थे और वो सबको बहुत प्यार करते थे, बहुत बच्चों की तरह प्यार करते थे। हम लोग फील्ड पर हैं, फील्ड पर देखते थे, आजा बैठ जा। हमारे कितने, मुझे याद है कि एक उनका इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान वो हमारे कुछ रिपोर्टर्स उनके पास चले गए और लोग उनको हारा हुआ कैंडिडेट मान रहे थे, ऐसा हरा देगा संजय निरुपम, उनको हरा देगा, इस तरह संजय निरुपम उनके सामने इलेक्शन लड़े थे। तो ये हुआ था कि संजय निरुपम एकदम टफ लड़ रहे हैं, ये हार जाएंगे, और हमारे कुछ लोगों ने इस तरह की बातें आपस में शुरू की थी, जर्नलिस्ट में, हमारे खुद के चैनल्स के लोगों ने। तो वो उन तक बात चली गई थी। हमारे यहाँ एक टिकर वगैरह भी चला था कि संजय निरुपम के बारे में बहुत अच्छा चलने लगा था, और उन्होंने चैनल देखा और उन्होंने भगा दिया, बात करने से मना कर दिया। ये चैनल वालों को, हमारे चैनल वालों को बात करने से मना कर दिया। आखिर में मुझे उतरना पड़ा। मैं लाइव में एक दिन था, मैं लाइव में था, मैंने कहा कि जाके बताओ दत्त साहब को, मैं लाइव बुलेटिन में बैठा हुआ था और लाइव बुलेटिन से उनसे बात हो रही है। मैंने कहा दत्त साहब भी आए हुए हैं, मैंने कहा उनको लीजिए, हमने वो भी भेजी थी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा, फिर मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक में मैंने कहा कि जाके बताइए ना, सलमान है स्टूडियो में।
अच्छा अपना सलमान है, आकर बैठ गए। उन्होंने लाइव दिया हाँ, और रिपोर्टर्स लोगों से कहा कि सीखो कुछ उससे। हाँ, तो वो इस तरह की शख्सियत है, मतलब वो एक जितना इजी महसूस करते थे, उनको पता था कि मैं कुछ कठिन सवाल नहीं करूंगा, ऐसी चीज नहीं, उनको कंट्रोवर्शियल नहीं कंट्रोवर्शियल करोगे। चीज नहीं करूंगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अलग बात है, हाँ, लेकिन ऐसी चीज नहीं करूंगा कि जो उनके शख्सियत पर अटैक करे। अटैक, अभी आज का दौर तो ऐसा आ गया है ना, सीधा अटैक करो। सीधा अटैक करो, अटैक हाँ, करो तो बिकते हो आप। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पत्रकारिता को और भी तरीके से आप पेश कर सकते हैं। कर सकते जरूरी नहीं है कि आप निजी अटैक करें, आप निजी उनकी attack। विचारधारा पे कर सकते हैं, हम्म, आप उनके आइडियोलॉजी पे, उनके तौर actions पे तरीकों कर सकते पर, हो, उनके नाकारे, उनके जो जनप्रतिनिधि है उनके नाकारेपन पे कर कर सकते हो। सकते हो। लेकिन हाँ, आप निजी अटैक्स जो करते नहीं हो, करते। वो सब उनको पता था कि इस तरह की वो न करेंगे, न हाँ, करेगा ना। हाँ, तो ऐसा कई बार हुआ है। हमारे एक हम्म, मित्र थे, भरत मिश्रा जी है, मीरा भाईंदर में रहते हैं, वो पत्रकारिता में मेरे साथ काम किया, वो मेरे अंडर में थे, रिपोर्टर थे। मैंने उनको भेजा था पदयात्रा पर, तो वो रथ हम्म, जा रहा था उनका, तो अपना बाइक लेकर नीचे कैमरामैन को लेकर चढ़ गए, उन्होंने उतार दिया। एक को चढ़ाएंगे तो 10 और भी है ना, और भी है। हाँ, 10 हाँ, और पत्रकार भी है, हाँ, सबको चढ़ाना पड़ेगा। तो लोगों ने उतार दिया, उन्होंने उसको उतारने में रोका भी नहीं। उन्होंने मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, मेरे घर के थोड़ी दूरी, कम से 2-3 किलोमीटर दूरी पर उनकी तब पदयात्रा थी, और हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। हाँ, मैं सीधा पहुंचा, हाँ, और उन्होंने टीम लिया, मेरे हाथ में बूम लिया और मैं आगे की तरफ बढ़ा। हाँ, मुझे देखे खुश हो गए, हाँ, तो मैंने कहा मैं आऊँ, ऊपर ऊपर आओ, आऊँ। हाँ, आ जाओ, बुला लिया। बुला लिया मैंने, चलते उस पे, मेरे पास में उसके विजुअल्स हैं। ये कहाँ की पदयात्रा थी? ये अंधेरी मरूल की थी। ओके, ओके, बुला लिया उन्होंने, और मैंने बाकायदा, ले लिए तो। हाँ, चलते गाड़ी में उनका इंटरव्यू किया कायदे से। तो ये सब उनके उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जिसको अपना बना लिया, बना लेते थे। बना लिया उनको, फिर उनके साथ छूटता नहीं था। नहीं सोचा। रिश्ते निभाने में उनका कोई सानी नहीं सही। था। आप जो बात करते हैं कि उन्होंने संजय दत्त शूटिंग पे थे कहीं पे मलेशिया जी में, उनको वापस बुलाया और फिर संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया तभी का जी तभी एयरपोर्ट पे। जी, तो उनको मालूम था कि संजय दत्त अरेस्ट होने वाला है? ना, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मालूम नहीं, था। उनको नहीं मालूम था। इसी बात की तो उनको मलाल था, हमेशा हाँ, दुख रहा हाँ, मतलब कि क्या हुआ था? उनको बोला क्या गया था कि उनको ये उन्होंने बोला बोला? गया था कि वो आए, बात करें, और अच्छा, जो सिर्फ ये बोला था कि आके बात करें। हाँ, आए, स्टेटमेंट दें। वो नहीं है तो हाँ, तभी उसको क्या केस में अरेस्ट किया था? वेपन्स, सीधा तभी का तभी हाँ, ताड़ा लगा दिया था उसमें। उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हम्म, तो सुनील दत्त को भी अंधेरे में रखा गया, उनको बताया नहीं था। उनको बताया नहीं गया कि अरेस्ट कर रहे हैं। हम्म, नहीं तो प्लान बी पर भी काम करते ना, और वो चाहते थे कि सुनील दत्त आए, हाँ, संजय दत्त आए। संजय दत्त आए। हाँ, दत्त साहब का ये मानना था कि संजय दत्त को आना चाहिए हम्म, और आकर बात करनी चाहिए जब उनका नाम निकला था, और अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहिए। लेकिन ओके। उनको ये नहीं पता था कि इस तरह से अरेस्ट करके टाड़ा लगा दिया जाएगा। क्योंकि वो तो सीधा एकदम टेररिस्ट जैसे अटैक कर बिल्कुल बिल्कुल, ये कर लिया था, हाँ अरेस्ट बिल्कुल। कर लिया था। और उस वक्त तो वो इतना दुखी थे। हम्म, प्लान बी पे, मतलब ऐसा नहीं कि कानून के खिलाफ जाते, लेकिन प्लान बी ये भी हो सकता था, कुछ सुनील एंटीसिपेटरी दत्त डीलिंग एकदम करते। सीधे टाइप के थे कि वो जैसा, मतलब अगर लॉ है तो लॉ के लॉ हिसाब लॉ से ही लॉ काम, लॉ चाहे बेटा लॉ हो चाहे कोई भी हो। वो हम तो लोग, मैं, बाबा सिद्दीकी और दत्त साहब, हम लोग एक बार बांद्रा से हम लोग, उनका इंटरव्यू था और मैंने किया, तो बाबा सिद्दीकी खाना खिलाने के लिए हम लोगों को ले जा रहे थे। तो मैं, दत्त साहब और बाबा सिद्दीकी, हम लोग गाड़ी में बैठे। हाँ, उनके साथ में और लोग भी थे, आगे गाड़ी चल रही थी। हाँ, सिग्नल पे जो आगे की गाड़ी निकल गई, हाँ, आगे वाली सिग्नल पे बांद्रा के निकल गई, हाँ, इन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। क्यों? रोको रोको, सिग्नल नहीं तोड़ना है। आप सुनील दत्त से अपेक्षा नहीं कर सकते कि सिग्नल तोड़ेंगे वो। अपने ड्राइवर को सिग्नल तोड़ने के लिए कहेंगे, नहीं कहेंगे वो। नहीं, तो आप सोचिए कि बड़े बड़े केस में क्यों वो इस चीज का करेंगे। हाँ, ये तो मैं सोच- गवाह हूँ इस बात का। हाँ, आज हाँ, बाबा सिद्दीकी ने शायद उनका जो उस वक्त ड्राइविंग कर रहा होगा और इस एपिसोड को देखे, हाँ, तो वो इस बात की गवाही देगा। हाँ, ऐसी चीजें हुई है हाँ, ऐसी चीजें हुई है। कि वो नहीं तोड़ते थे। नहीं तो उनका अब रिश्ते निभाने का मैं आपको बताऊं एक किस्सा, कि भुज में भूकंप आया था।
और भूकंप में हम लोग उनके साथ गए पहले दत्त साहब पहुंच गए थे, फिर हम लोग पीछे गए, हमने वहां की त्रासदी दिखाई। सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि एक गांव गोद लिया गया था जहाँ पर घर बनाए गए थे। उन्होंने गांव गोद लिया था? हाँ, उन्होंने लिया था या पार्टी ने लिया था, इनका उसमें योगदान था। ओके। तो ये यहाँ से काफी बर्तन वगैरह एक पूरा सेट जैसे काम आता है एक परिवार के लिए, दत्त साहब ने अरेंज किया था। कंबल वगैरह और बाकी सब, तो यहाँ से पूरी टीम गई थी। और दत्त साहब के साथ थे सुनील दत्त साहब थे, बाबा सिद्दीकी थे, सुरेश शेट्टी साहब थे, बलदेव खोसा जी थे, चांदुरकर जी थे, अमीन पटेल जी थे। ये सारी टोली थी। हम लोगों को सुरेश शेट्टी चूंकि अंधेरी के थे साहब, तो हमारे उनके और भी वो मुझे बहुत मानते थे। तो सुरेश शेट्टी साहब ने वहां पर बात की, एक पूरे मीडिया के लिए एक होटल बुक किया गया था। हाँ, सिर्फ मीडिया के लोग जो आए हैं। अब चूंकि हम लोग मुंबई से थे, तो वहां पर ये हुआ, इंतजाम हुआ हमारा कि उस बिल्डिंग में है। तो दत्त साहब के साथ जब हम लोग पहुंचे, खाना वाना खाया गया। खाना वाना खाने के बाद ये इंतजाम हुआ। हम लोगों ने सामान वामान बाहर रखा था। तो हम लोग ये मेंटली तैयार थे। मेंटली मतलब बात ही नहीं इस तरह की थी कि हम लोगों को उस होटल में रखना है। शीला दीक्षित जी आई थी, नटवर सिंह थे, कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सब आए हुए थे। तो ये हुआ कि सामान वहां पर आपको वहां जाना है। सुनील दत्त बैठे हुए थे। सुनील दत्त ने कहा, कहाँ लेके जा रहे हो उनको? तो बोले नहीं सब वहां पर है, मीडिया का है, वहां रहेगा, मीडिया के साथ में सलमान रहेगा। बोले नहीं, सलमान मेरे साथ आया है, सलमान मेरे साथ रहेगा। तो बोले रूम है नहीं है? तो बोले नहीं, फिर मेरे रूम में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ आया, मेरे साथ रहेगा। शेट्टी साहब ने फौरन कहा कि नहीं, हाँ हमारे साथ रहेंगे। शेट्टी साहब भी चाहते थे। उसी होटल में फौरन रूम बुक किया गया। मैं और मेरा कैमरामैन हम उसी रूम में रहे और उनके साथ ही। और सुबह रात में सब अपना देर तक सब लोग जाग रहे थे। सुबह में वो उनका पब्लिक कनेक्शन जो था ना, पब्लिक कनेक्शन पर अगर हम बात करें, सुबह के वक्त जल्दी उठ गए थे वो। और एक छोटी सी लॉबी थी होटल की, जैसे बाहर लगी हुई थी, उसमें वो बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं नीचे से देखा ऊपर, मैं भी नई जगह पर नींद जल्दी खुल जाती है, मैं भी बाहर टहलते हुए आ गया। देखा दत्त साहब ऊपर बैठे हैं। मैं देख रहा था कि वो देखे तब तक उनकी नजर पड़ी। बोले आ जा, चाय पिया वगैरह? मैंने कहा हाँ चाय पी लिए, आ जाओ ऊपर। गया मैं उनके कमरे में, तो बोले उर्दू अखबार उर्दू पढ़ना आता है? मैंने कहा हाँ। तो जरा पढ़ के सुना। वो उर्दू पढ़ते थे, उनको आता था? हाँ, उनको आता था। तो उर्दू पढ़ना, बोले जरा पढ़ के सुना। तो मैंने उसमें पढ़ा। दूसरी तीसरी खबर थी जिसमें शिवराज पाटिल जो होम मिनिस्टर थे, तब वो उपनेता बनाए गए थे हाउस के। तो उन्होंने कहा ये दिया, उन्होंने शिवराज पाटिल का पूछा नंबर है? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। उन्होंने फौरन फोन किया और शिवराज पाटिल को फोन किया, उनसे बात की, उनको मुबारकबाद दी। वो दिन था जिस दिन भी रहा हो। नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी, दोपहर का प्रोग्राम था, नीचे भीड़ बढ़ती जा रही थी। दत्त साहब को लोग मिलना चाहते थे। तो दत्त साहब ने देखा कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो अंदर की तरफ आ गए। लॉबी से दिख रहा था, पीछे की तरफ से जब आते थे तो ऊपर दिखते थे, तो अंदर की तरफ आ गए लोग। नीचे सब लोग उनको समझा रहे हैं कि वो मिलना चाह रहे हैं आपसे। तो बोले सब वहीं चलते हैं, वहीं मिलते हैं ना, अभी देर हो जाएगी। नहीं तो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फ्रेश होकर आए, देखे भीड़ है। उन्होंने वो गले का पट्टा बांधा। वो एक उनका एक्सीडेंट हुआ था, माइनर, हेलीकॉप्टर उनका लैंड होने के वक्त में हो गया था। तो उनके गर्दन पे पट्टी उट्टी भी लगा कर रखते थे वो, जग की वजह से उन्होंने लगाया, अपनी छड़ी ली और नीचे उतरे। और जो उन लोगों के साथ बातें करना शुरू की, कहा तो दत्त साहब तैयार नहीं हो रहे थे कि वहीं पे सब लोग मिलेंगे, तो फिर ये यहाँ पर क्यों आए, वहां जाने के लिए कहिए, क्योंकि कार्यक्रम वहां है। और वो उनके साथ जो घुले मिले, तो फिर घुले मिले, तो उनको लोगों से मिलना इतना अच्छा लगता, कहने का मतलब उनको लोगों से मिलना इतना अच्छा लगता था। तो वो चाहते थे कि लोगों से मिले, बातें करें।
कहते हैं कि जो राइट्स जब हो रहे थे बॉम्बे में, तब कहते हैं उनके घर पे ही काफी लोगों को रेफ्यूजी बना दिया था उन्होंने। काफी लोगों को उन्हीं के घर पे रख लिया था, उसी से। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वो मतलब एक और जो लोगों से उनका कनेक्शन का था कि किसी को दर्द में नहीं देख सकते। नरगिस दत्त मेमोरियल ट्रस्ट के उनका जो है कैंसर के लिए, क्योंकि नरगिस दत्त जी का इंतकाल जो हुआ था वो कैंसर से हुआ, कैंसर ठीक हो गया था और उसके बाद भी कहते हैं कि 7 तारीख को संजय दत्त की पहली मूवी आने वाली थी और 3 तारीख को नरगिस जी का हुआ था, और नरगिस जी शायद हॉस्पिटल में थी। उन्होंने बोला मैं प्रीमियर देखने जाऊंगी संजय दत्त का, उन्होंने सब अरेंजमेंट भी किया था शायद, और वो नहीं देख पाई, वो सक्सेस अपने बेटे का नहीं देख पाई रॉकी। हाँ, उसकी वजह से आपको लगता है संजय दत्त ड्रग्स और ये सब में ज्यादा चले गए? नहीं, थोड़ा उससे पहले से ही ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा जा रहे थे, लेकिन इसके बाद प्रॉपर फिर वो डिप्रेशन, हाँ थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाना शुरू हुआ उनका। और संजय दत्त को लेकर वो बहुत पॉजिटिव थे, प्रिया जी को लेकर बहुत पॉजिटिव। प्रिया जी अगर बेटा होती तो प्रिया जी तो और भी धूम मचाती। क्यों ऐसे, आपको क्या लगता है? मतलब एक क्वालिटी थी प्रिया जी में। प्रिया जी पूरी टॉमबॉय टाइप की थी। हाँ, वो उनके साथ पदयात्रा वगैरह में जितनी रहती थी, प्रिया जी फुल उनके साथ रहती थी। नम्रता जी थोड़ा कोमल। संजय दत्त को नहीं जाते थे, इनके इंटरेस्ट नहीं, संजय दत्त जी को इतना नहीं था, जाते नहीं, चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। प्रचार वगैरह में एक आध बार चलते थे और पदयात्रा में दत्त साहब बहुत तेज चलते थे, तो दत्त साहब चलते चलते चले जाते थे, संजय दत्त थोड़ा पीछे भी छूट जाते थे अक्सर। हाँ, बहुत कम गए, हम लोग कवर करते थे, देखते थे ना, कुछ लोग सुनील संजय दत्त के साथ, लेकिन वो संजय दत्त ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होते थे। उनका दाहिना हाथ थी, समझ लीजिए, प्रिया दत्त ने बहुत एक बेटी का जो फर्ज होता है वो जिस वो आगे आई पॉलिटिक्स में, वो आई पॉलिटिक्स में आई, लेकिन वो भी पिताजी की तरह रही, उनको भी राजनीति रास नहीं आती। वो भी काफी सेकुलर जहन की लोगों से उतना ही मिलना जुलना उनका रहा। पुराने लोगों को साथ लेकर चलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये राजनीति है, वही मैंने कहा कि उनको रास नहीं आई। तो उसके बाद से वो धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन वो नरगिस दत्त फाउंडेशन वगैरह के जरिए कैंसर पीड़ितों के लिए, मूक बधिर लोगों के लिए जो संस्था है उसके लिए काम करती है। मुझे मैंने बताया जैसे आम लोगों के लिए शांति नगर एक सहार एयरपोर्ट के पास एक बस्ती थी, वहां पर डेमोलिशन था, और दत्त साहब को पता चला, वो उन्होंने कोशिश की कि वो डेमोलिशन रोक दिया जाए। तो जितना फोन ऑन कर सकते थे उन्होंने किया, और नहीं हुआ। वो डेमोलिशन जहाँ चल रहा था वहां पहुंच गए। क्या चीज के लिए डेमोलिशन था? अनऑथराइज्ड बताकर एयरपोर्ट की जमीन है, इस तरह से। कहाँ की बात है, कौन सी? ये सहार एयरपोर्ट के पास शांति नगर एक इलाका था, शांति नगर है, वहां पहुंच गए। डेमोलिशन के वक्त मतलब उनकी कुछ हो रही थी और वो जमीन पर बैठ गए, धरना दे दिया उन्होंने। तपती रेत थी एकदम, सड़क तप रही थी धूप से, और उसपे वो ऐसे ही बैठ गए। सुनील जैसे 2 बार का मुझे याद है, 84 का वो मुझे उनका पिछला गर्दन का हिस्सा नहीं भूलता, जो उनके गले में लोगों ने हार डाले थे ना, वो हार के पूरे लाल लाल एकदम, जैसे इतने भारी हार हो गए थे। हार भारी छोड़िए, तो मतलब वो इसी में रहने वाले कलाकार आदमी लोग, एक्टिंग करने वाले, रिजर्व रहने वाले लोगों में से, मतलब ऐसा माना जाता है ना, फिल्मी लोग लाल लाल, उनकी पर्सनैलिटी आप देखते हैं वैसे एकदम गोरे गोरे, तो ये लाल पूरा हो गया था। तो वो मेरे नजर से नहीं जाता, और दूसरा वो एक नजर से मेरी नहीं जाता, मेरी आंख के सामने जब वो तपती उस पर बैठ गए, और उन्हें मुंबई की भाषा में कहते हैं चटका जैसा लगे, चटका जैसा लगे, तो उचक गए, तो खड़े होने लगे, तो किसी ने अपना चप्पल दिया बैठने के लिए। तो जैसे चप्पल दिया उन्होंने देखा, और वो सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने फिर फौरन बैठ गए, मतलब उठे नहीं। बट जब उनकी पार्टी का
जबकि शासन उनकी पार्टी का था। तो ये थोड़ा आपको हेल्पलेस नहीं लगे काफी अपनी सिचुएशन? सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी निकाला। हाँ, उनका ऐसा था ना कि आप सरकार में हैं, अगर हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है लोगों के काम आने की, और अगर हम ही इस तरह के कारनामे करेंगे तो जनता हमें क्यों चुनेगी। तो अपनी सरकार से वो बातचीत करते थे, नहीं मानते थे तो लोगों को ये लगता खुद की सरकार के अगेंस्ट जाना, ये भी एक कलेजी की बात है। सही बात और आम लोगों के लिए, आम लोगों की, उनका क्या था? हाँ, उनका क्या था? उनका तो आज के नेता लोग कहाँ जाते हैं? आज तो कॉर्पोरेट में जाते हैं। आज कहीं डेमोलिशन हो रहा हो तो आप, मैं कहता हूँ 90%, 99% कह देता हूँ, 99% कॉर्पोरेटर, एमएलए और एमपी के फोन आपको बंद मिलेंगे अगर उनके मोहल्ले में मास डेमोलिशन है तो। अच्छा, आप आजमा लीजिएगा, कहीं डेमोलिशन हो और आप जाइए और किसी को फोन करके, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दत्त साहब थे, वो सड़क पर उतर जाते थे, अपने लोगों को, उनको टिकट दिलाना रहता था, पार्टी में लड़कर टिकट दिलाते थे। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे। 92 में कुछ अपने लोगों को वो टिकट दिलाना चाहते थे और दत्त साहब मुरली भाई को बताकर चले गए थे कि ये टिकट है कुछ लोगों के, और उसके बाद वो मैच देखने चले गए थे दुबई, और वहाँ जो मुरली भाई के चौकड़ी थी, उन्होंने कुछ टिकट सब उड़ा दिए। दत्त साहब तैयार ही नहीं हो रहे थे प्रचार करने को, नाराज थे, लेकिन फिर बाद में उतरे कि ठीक है, किसी को तो मिला है पार्टी के प्रचार में, उन्होंने हिस्सा लिया। तो वो अपने लोगों को लेकर, उसके बाद जो 97 वाला टिकट था, 92 की बात बता रहा हूँ, ये 97 वाले में, 92 में, 85 की ये बात बता रहा था मैं, ये 92 में उन्होंने दांत से पकड़ कर लोगों को टिकट दिलाया अपने लोगों को। पिछली बार चूक गया था, रुक कर उन्होंने टिकट दिलाया अपने लोगों को। और इंटरनल, चूंकि बड़ी पार्टी थी तो इंटरनल पॉलिटिक्स आपस में भी चलती है, मेरे लोगों को मिलना चाहिए, मेरे लोगों को मिलना चाहिए। और दत्त साहब का ये मानना था कि जो दावेदार हैं, उन दावेदारों में जो सबसे जीत सकता हो, जिसने ज्यादा मेहनत की हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, सुनील दत्त जी और बाला साहेब जी का कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा रिश्ता था उनका। अच्छा रिश्ता था। बाला साहब के फिल्मी कलाकारों से बहुत अच्छे, उनके सुनील दत्त साहब के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, दिलीप कुमार साहब के साथ, उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। उसमें सुनील दत्त एक्चुअली कांग्रेस में रहते हुए भी नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर थे, तो उनको लेकर कोई बहुत नेगेटिव किसी का नहीं था। तो उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अगर न रहे होते तो तमाम रास्ते जब बंद हो रहे थे, सरकार की तरफ से जो थोड़ी सी ढील दिए जाने की बात थी, अच्छा, जो संजय दत्त के जब उसको अरेस्ट किया तो कहते हैं सुनील दत्त जी बाला साहब के पास गए कि आप मदद करिए जी। तो फिर वो क्या सीन था, क्या हुआ था? जब चारों तरफ से वो हताश हो गए थे, क्या हो रहा था? वो कोर्ट कचहरी भी देख रहे थे, सरकार की तरफ से, सरकार से भी उम्मीद कर रहे थे, अपने लोगों से भी उम्मीद कर रहे थे, उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। उन्होंने इलेक्शन भी नहीं किया, नहीं लड़े, मतलब हर तरह से अपने आप को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और फोकस उनका था कि संजय दत्त को किसी तरह से कितना टाइम हो गया था तब तक संजय दत्त को अंदर? काफी दिन हो गया था, दिन तो याद नहीं, लेकिन काफी दिन हो गए थे वो जेल में थे। जिस घर का सुनील दत्त हो, एमपी हो, उनका बेटा हो, उनका बेटा जेल में हो, तो और नहीं निकाल पा रहे, टाडा जैसे बड़े आरोप में। और एक तरह से वो जो ब्लास्ट थे वो देशद्रोह में शामिल हो रहे थे। ब्लास्ट के आरोपियों के संबंध संजय दत्त से जोड़ दिए गए थे, सुनील दत्त से भी जोड़, तो संजय दत्त से जुड़ गए तो सुनील दत्त का अल्टीमेटली नाम आना ही है ना, पिता के नाम से। तो सुनील दत्त पर वो ऐसी थी, कंट्रोवर्सी थी कि कहते हाजी मस्तान, और ये भी उनके करीम लाला भी उनके दोस्त थे। देखिए, हाजी मस्तान को फिल्मी लोगों से ताल्लुक रखने का एक शौक था, उसको पहले से ही शौक था, उनको बहुत शौक था। वो मधुबाला के दीवाने थे। मधुबाला के शक्ल की ही एक महिला से उन्होंने फिल्मी अदाकारा थी, उनसे शादी भी की। तो वो फिल्मों की तरफ उनका था, उनके दिलीप कुमार साहब के साथ, संजय दत्त, अपना सुनील दत्त के साथ
इन लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, हाँ, लेकिन वो ताल्लुकात इस तरह के नहीं रहे होंगे जो कारोबारी ताल्लुकात, इस तरह के नहीं। वो ओके। एक तो ठीक है, वो कैसे शहरी, मतलब एक जैसे शहरी के दूसरे पिक्चर शहरी के विक्चर साथ में या फिल्मों में, हाँ, पार्टी वार्टी में पार्टी बोल वार्टी, लिए हाँ। वैसा। ये जो बाद में फिल्म दूसरी टोली आई है, नहीं, तो संजय दत्त पे जो आरोप लगे थे कि इसके कनेक्शन है, तो वो किसके साथ जोड़ा जा रहा था संजय दत्त को? वो अगर हम डायरेक्ट जोड़े तो वो दाऊद कंपनी के साथ जोड़ा जा रहा था। दाऊद के साथ जोड़ा जा रहा था दाऊद के संजय साथ दत्त जोड़ा को। जा रहा था क्योंकि ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया था ना, दाऊद के लोगों का नाम आया था। और आज भी दाऊद, टाइगर मैनन और वो सब वो का है। सारी टोली, हाँ। तो मतलब सीधे जब दाऊद से जितने लोगों के नाम उसमें आए, हाँ, वो सब दाऊद टोली से ही आए। दाऊद टोली से। तो संजय दत्त का नाम भी उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा था। हाँ, और संजय दत्त का नाम जोड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके सुनील पिता दत्त। है। तो कहते हैं जब संजय दत्त जेल में सो रहा था तब ये भी जमीन पे सोते थे, बिस्तर पे नहीं सोते थे। ये पता नहीं सच है नहीं कि नहीं, ये सच है या नहीं हमने भी तो नहीं देखा है, लेकिन एक पिता के रूप में हम मान सकते हैं, इस बात को मानना चाहिए कि ऐसा करते रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत मानते थे अपने बच्चों को लेकर। वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। तो ये मान लेना चाहिए, इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो जमीन पर सोते रहे होंगे। कहीं ना कहीं रिग्रेट किया होगा उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसना, ये सब देखने के बाद। पॉलिटिक्स में लोग जो जाते हैं ना भाई, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पावर लेने के लिए। और कुछ लोग तो पावर ही नहीं, उसके बाद में उनको पैसा भी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, जमीन से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आपके आसपास भी आप नजर दौड़ाएंगे तो लोग नजर आएंगे। सुनील दत्त के लिए पॉलिटिक्स, मुझे लगता है उनके लिए पॉलिटिक्स एक जरिया था समाज सेवा का। उनको एक्चुअली लोगों की मदद करने का मन करता था। अब सोचो ना कि वो पॉलिटिक्स में तो आए नहीं थे, कोई जंग होती थी तो फौजियों के बीच जाकर उनके बीच मनोरंजन कार्यक्रम रखते थे, अपने साथी कलाकारों को लेकर जाते थे। बाढ़ आती थी, पहुंच जाते थे। बाढ़ आई है, तूफान आया है, कोई इस तरह की बीच में प्राकृतिक आपदा आई है, तो ये अपने फिल्मी कलाकारों को लेकर, देखिए अब बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। नहीं तो सुनील दत्त जैसे लोग ट्रकों पर उतरते थे, ट्रकों से लेकर। राहुल गांधी अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे चीजें, वो लोगों की मदद फेरी निकालते थे। अब आप किसी कलाकार को आप देख रहे हैं? नहीं। तो वो सुनील दत्त के वो दौर था। इंसिडेंट मैंने उनको सुना था कि नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब फटा था, तो वो उधर पहुंच गए थे, जापान पहुंच गए। हाँ, इसीलिए वो उनके नाम के साथ में उनके चाहने वालों ने विश्व शांति दूत जोड़ दिया। विश्व शांति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हिरोशिमा नागासाकी तक का उन्होंने। उसका आपको इंसिडेंट पता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ? नहीं, उनके दिमाग में था कि मुझे नहीं उसका पूरी तरह से डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन वो पहुंच गए। तो जिस सुनील दत्त को मैं जानता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों गए होंगे। कि वो पूरी दुनिया को ही दिखाना चाहते रहे होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी, दो चीजें शायद दिखाना चाहते रहे हों कि हिरोशिमा नागासाकी किस तरह से विध्वंस का शिकार हुआ और किस तरह से वहां के लोगों ने फिर से अपने आप को खड़ा किया। तो वो शांति दूत जैसा उनका एक था। वो ट्रू गांधीयन थे, नेहरू को मानने वाले, गांधी को मानने वाले, गांधी की विचारधारा को मानने वाले थे। हिंसा से बिल्कुल उनको चिढ़ती हिंसा बर्दाश्त नहीं करते थे। अब फिल्मों की बात अलग है, फिल्मों में तो उन्होंने जो डकैत की भूमिकाएं निभाई, मुझे जीने दो वगैरह देखी उनकी, क्लास के एक्टर तो थे। तो वो सब उनकी अलग कहानी। कांग्रेस को लेकर बहुत पॉजिटिव थे वो चाहते थे कि संगठन खड़ा हो। कांग्रेस ने हालांकि बहुत देर से उनको मंत्री पद दिया, लेकिन काफी देर से दिया। लास्ट में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। हाँ, वो भी उनको देर से दिया गया पद था, 2000 के आसपास जी। जब संजय दत्त बाहर निकला जी, तो उसके बाद का कुछ आपको किस्सा मालूम है कि कैसे क्या स्थिति थी तभी उनके घर की? संजय दत्त के निकलने के बाद में स्थिति, जहां तक हम लोगों ने देखा है, दत्त साहब को एक थोड़ी सी राहत मिल गई थी। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी। नहीं, उन्होंने कोशिश किया संजय दत्त को देश से बाहर भेज दूं या वैसा कुछ नहीं।
देश से बाहर भेजना होता तो क्योंकि तभी तक तो क्लियर नहीं था ना कि गवर्नमेंट किस साइड मूड अपना नहीं, change- फिर एक बार बाहर आने के बाद में उनको ये विश्वास हो चला था कि एक दिन न्याय की जीत होगी। और वो जो भी वो कानून को के मानने वाले, मैंने कहा ना कि सिग्नल तोड़ने से उन्होंने मना किया मना था। कर दिया था। तो वो उससे अंदाजा लगाइए आपके क्या हो गया था? हाँ उनके दिमाग में क्या चलता रहा होगा। अच्छा, जो संजय दत्त जब बाहर आया उसके बाद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी संजय दत्त से थोड़ी दूरी बना ली थी। हाँ कुछ दिन तक तो दूरी बनाई थी। जब तक इसका मुन्ना भाई नहीं आया तब तक हाँ, एकदम उनसे दूरी बना ली थी। हाँ। मतलब लोगों को ये लगता था ना कि क्या पता फिर कभी, और कुछ फिल्में उनकी फंस भी गई थी, फंस भी गई थी। डब की गई, हाँ। उनकी अधूरी फिल्में कुछ ऐसी रह ऐसे गई, रह गई थी क्या? कुछ फिल्मों में उनकी डबिंग दूसरे लोगों ने की। ओके कुछ ऐसी फिल्में थी जो छोड़ बंद करनी पड़ी या कलाकार बदल देना पड़ा। ओके। जब ये मुन्ना भाई आई तो कहते हैं संजय दत्त वो पिक्चर नहीं ले रहा था, बट सुनील दत्त जी ने स्क्रिप्ट देख के उसको बोला कि ये पिक्चर तू कर। हाँ हो सकता है सुनील दत्त ने कहा होगा। सुनील दत्त दूरदृष्टा भी थे। हाँ, वो दूर तक की देख लेते थे, उनको समझ में आ गया था कि ये रोल शायद संजय दत्त पर फिट बैठता हो। अभी आपसे हम समझते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के काफी रहे, कि कांग्रेस क्यों खत्म हुई आपके हिसाब से? कांग्रेस इसमें आपका एक्सपर्टीज काफी है। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। नहीं खत्म नहीं, मतलब हाँ, अपना मतलब कमजोर हो गई है, हाँ, काफी कमजोर हो गई है। देखिए कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही कमजोर किया। कांग्रेस ने 50 साल राज किया है तो इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगी। तो कांग्रेस को कांग्रेसियों ने ही खत्म किया है जी, आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को कांग्रेसी ही खत्म करते हैं। और लोगों की निजी इच्छाएं अपनी वो मतलब ज्यादा हावी हो गई है, पर्सनल बेनिफिट ओवर पब्लिक बेनिफिट। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो गए हैं। पहले इस तरह के लोग 10-5% हुआ करते थे, अब वो संख्या बढ़कर 70-80% चली गई है अभी कांग्रेस में। बिल्कुल निजी बेनिफिट अभी भी दूसरे को हाँ अभी भी ये शायद मेरा ब्लंट स्टेटमेंट हो, बहुत से कांग्रेसियों को रास ना आए, लेकिन अगर आत्मचिंतन करेंगे तो मेरी बात को वो इनकार नहीं करेंगे। जितने लोग भी मेरी बात को सुनेंगे, कांग्रेसी को जितने दूसरे लोगों से नुकसान नहीं होता है, खुद ही खुद ने हराया उन्होंने, खुद को हराते हैं। अब ये कहोगे कि कैसे, तो उसके कई कारण हैं, बताइए। जैसे दल बदल देना, अपने फायदे के लिए दूसरे दलों में चले जाना, अपने फायदे के लिए मिले हुए कैंडिडेट को हराना, खुद के कैंडिडेट को हराना। मतलब अगर मैं जिम्मेदार, मैं इच्छुक हूँ, आपको मिल गया है टिकट, तो आपको हराने में लग जाना, मतलब छोटी सोच, फिर सही व्यक्ति तक टिकट में पहुंचना, तो वो सारी चीजें बहुत मायने रखती है ना। आपने क्या क्या देखी जो 2004-5 से हुई? सुनील दत्त जी ने कैसे 4-5 में ये हो गया, देहांत हो गया। सुनील दत्त का जिस दिन इंतकाल हुआ है उससे 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस के नेता है रत्नेश सिंह जी, वो गए हुए थे, तो उनकी भेंट हो गई दत्त साहब के यहाँ। तो दत्त साहब से उन्होंने वो बात कर रहे थे, और बात करते करते बोले दत्त साहब है सामने। उन्होंने देखा दत्त साहब को, दत्त साहब सामने है। बोला हाँ भैया बात कीजिए ना जाके। तो गए, वो बात किया उनसे, और फोन लगा के दिया। बोले सलमान से बात हुई। अच्छा, बोले तो हाँ 2 दिन पहले, 2 दिन पहले आपने बात की थी, 2 या 3 दिन पहले हमारी बात हुई थी। और रत्नेश सिंह जी के ही फोन से बात हुई थी। तो मैंने कहा था, जब ये हुआ था, मैंने कहा था भैया इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ये दत्त साहब के साथ हम लोगों की आखिरी बात हुई। क्या बात हुई थी आपकी आखिरी? बस कहा है तो सलमान आओ कभी मिलते हैं। अच्छा ऐसे ही नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। मैंने कहा रत्नेश भैया के साथ आता हूँ भैया, सर आता हूँ रत्नेश भाई, बोले आ जा। तो वो उनका था, और अपनी चीजों को लेके अपने लोगों को, मतलब वो दंगे, जैसे मालेगांव में दंगे हुए थे, मालेगांव के दंगों में वो पहुंच गए थे। अच्छा कुछ चीजें उनके, जैसे एक उनके भीतर एक बच्चा भी था, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी, हालांकि दंगे हुए थे। दंगों के बाद में अबू आसिम आजमी जा रहे थे, उनको एक जगह रोका गया, हम उनके साथ जा रहे थे। दूसरी बार रोका गया, तीसरी बार वो चकमा देकर इगतपुरी तक चले गए, इगतपुरी में उनको घेर लिया गया।
इगतपुरी से उन्हें वापस किया गया। क्या बात है। उसके बाद में फिर अबू आसिम के साथ हम लोग हाँ मालेगांव गए। अबू आसिम आजमी ने जब रैली निकली है तो अबू आसिम उस वक्त एकदम पीक पर थे। हाँ और बहुत तगड़ा उनका स्वागत हुआ हाँ मालेगांव में। हाँ। जो लोकल एमएलए थे शेख रशीद शायद, तो उनसे लोग नाराज थे। और एक इमेज थी निहाल अहमद साहब की, थोड़ा सा लोग उनसे भी नाराज हुए थे क्योंकि दंगों में वो बेचारे कुछ मदद नहीं कर पाए रहे होंगे या जो भी रहा हो, हल्का फुल्का उनसे भी नाराज थे। अबू आसिम की एंट्री हुई है तो दीवानगी की हद तक लोग उनके साथ पागलों की तरह। उनका एक सफेद कुर्ता था यहाँ तक जैसे पहने हैं ना, तो ये पूरा हाथ लगा लगा कर गाड़ी से हाथ निकाल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या गाड़ी पे चढ़ जा रहे हैं, ये पूरा काला हो गया था। हाथ लगा लगा रो रहे हैं लोग, अस्पताल में गए थे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब क्या आप आए। और भीड़ भीड़ मतलब एक छोर इधर है, दूसरा छोर एकदम इतनी भीड़ अबू आसिम के स्वागत में। ऐसा तो, मतलब ऐसा क्यों, लेकिन इतना लोगों को लगा ना कि कोई अपना आया है हमारे बीच में हमारी बात सुनने के लिए। अमूमन माइनॉरिटी का ये मानना होता है कि सरकार हमारे खिलाफ है, अमूमन ये उनकी धारणा बन चुकी है। होती है नहीं होती उस पर हम ये बहस। ये कौन सी कम्युनिटी है अमूमन? माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये होता है कि दंगे फसाद जब होते हैं तो हमको दोहरी मार पड़ती है। हमको मतलब मेजोरिटी की तरफ से भी हम दंगों का शिकार होते हैं और सरकार भी उन्हीं की मदद करती है, हम पर दोहरी मार पड़ती है। ये उनका एक परसेप्शन बन चुका है, धारणा बन चुकी है। वो कितनी गलत कितनी सही इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी है। तो अबू आसिम जब आए तो उन्हें लगा कि ये हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात। आप समझ लीजिए हल्के फुल्के में, जैसे आप बीमार हैं और मैं आपको मिलने आऊं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी गोली भी नहीं बता सकता है ना, लेकिन एक आश्वासन, लेकिन एक आदमी को राहत मिलती है कि कोई हमारे दुख में खड़ा हुआ। तो उस तरह का एक था। और कांग्रेस से लोग नाराज हो गए थे, कांग्रेस का एमएलए था वहां। बात दत्त साहब तक पहुंची और दत्त साहब ने अपनी टीम ली और मालेगांव की तरफ निकल गए। हाँ, ट्रेन से गए हम लोग, साथ में ट्रेन से जाने वाले थे। बाबा सिद्दीकी के पास में बड़ी गाड़ी थी, रेंज रोवर वगैरह थी, तो वो सब भी मंगाना था क्योंकि वहां रैली थी। तो मेरा भी ट्रेन का टिकट था, मेरे और मेरे कैमरामैन का। तो उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का रात में फोन आया कि हम लोग जा रहे हैं, तो पीछे से तुम लोग गाड़ी से आ जाओ, मेरी गाड़ी से आ जाओ तुम लोग। उनकी प्रोटोकॉल, तभी वो शायद माडा के मुंबई अध्यक्ष थे या मिनिस्टर हो चुके थे, दो में से कोई एक था, क्योंकि प्रोटोकॉल मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, लाल बत्ती। तो उनकी गाड़ी से हम लोग यहाँ रात में ही निकल गए। फिर जो हम लोगों को ट्रेन से जाना था गाड़ी से, वो उसके बजाय हम लोग उनकी गाड़ी से 3-4 गाड़ियों का काफिला लेकर हम लोग, अशोक बाबू जाधव थे जो यहाँ इसी तरफ के ही नेता है, एमएलए थे पहले, वो एक जाहिद खान साहब थे, हम लोग बाबा सिद्दीकी वगैरह सब ट्रेन से निकल गए। हम लोग पहुंचे, दत्त साहब जिस सरकारी गेस्ट हाउस में थे वहां लोगों का जमावड़ा खूब लगा। दत्त साहब के भी पास आ गए लोग, अबू आसिम के भी। अबू आसिम वाला एपिसोड खत्म हो चुका है, वो जाकर आ गए, हम लोग आ गए हैं और हमने न्यूज भी दिखा दी। कैसे उन्होंने अभी दत्त साहब दूसरा मालेगांव के साइड न्यूज दिखा दी। ओके, मतलब इस तरह से इनका इस्तकबाल हुआ, इतना स्वागत हुआ और लोगों ने मतलब अपना टुकड़ा रोया। उन्होंने सरकार पर बहुत बुरी तरह से अटैक किया। अब ये सेकेंड एपिसोड है सुनील दत्त के साथ। सुनील दत्त साहब भी गए अपनी टीम लेकर और ऐसी जगह पर उनका जाना लाजमी था, वो जाते भी थे। हम लोग पहुंचे, उन्होंने घेरा, लोग आए, लोग बहुत नाराज हुए अपने एमएलए के खिलाफ, उन्होंने बहुत नारे लगाए। अब सुनील दत्त ने कहा कि मैं यहाँ के एमएलए के बिना तो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो लोगों को समझाया, बोले नहीं, कांग्रेस का झंडा बिल्कुल हम लगने नहीं देंगे, कांग्रेस का झंडा बिल्कुल नहीं लगने देंगे। आप आए हो, आपका स्वागत है एज ए सुनील दत्त, लेकिन कांग्रेस का नहीं। तो फिर उन्होंने भी लोगों को मनाया और उनको साथ में शामिल किया। एमएलए को ले आए, लोगों ने बहुत गालियां दी हमारे आंख के सामने। मतलब हमको लोग बोल रहे थे कि रिकॉर्ड करो, क्योंकि सुनील दत्त के साथ जब हम लोग अबू आसिम के साथ गए थे तो लोकल काफी लोग हम लोगों को
सोशल वर्कर जो थे पहचान गए थे, तो बोले आप लोग शूट करो, गालियां दे रहे हैं। नहीं ये सब अपना काम नहीं है। तो खैर सुनील दत्त की वजह से उसको कुछ ज्यादा नहीं हुआ और वो भी रैली में निकला। सुनील दत्त के लिए भी भीड़ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया। उनका मकसद ये था कि लोगों में शांति की बात पहुंचे। लंबा एकदम रैली निकली, सारे लोग हम लोग सब साथ में, और दीवानगी की तरह। तो मुझे रास्ते याद थे, मैंने ओपन एक जीप ले लिया था और कैमरामैन को साथ में रखा कि वहां से पूरा वो शूट कर सके दत्त साहब का। और एक रास्ता ऐसा था नीचे से ऊपर की तरफ जाता था और ऊपर से शूट करे, तो कैमरामैन भाई हमारे समझ सकेंगे वो जो एंगल मिला होगा पूरा वो मिला। वो बहुत अच्छा शूट हुआ, सब देखा। और दत्त साहब ने देखा कि मैं ओपन जीप पे भाग के गया हूँ आगे और चढ़ के वहां से शूट करवा। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, हम लोग आए, खत्म हुई रैली। तो ये हुआ कि इफ्तार का टाइम होने जा रहा है, तो बाबा सिद्दीकी ने कहा कि रास्ते में करेंगे। पानी और खजूर हम लोगों की गाड़ी में डाल दिया गया, उनकी गाड़ी में डाला गया, और हम वो उनकी गाड़ी बाबा सिद्दीकी अपनी वाली गाड़ी में फिर आ गए और बाई कार हम लोग निकले। दूसरी गाड़ी इंतजाम था ही, हम लोग निकले और मानस रेस्टोरेंट, मानस होटल पर, वहां से सीधे इगतपुरी। रास्ते में इफ्तार का टाइम हो गया, खजूर पानी हम लोग ने ले लिया और मानस पर आए। मानस पर आने के बाद दत्त साहब मुझे एक चिढ़ाते थे। बजाज साहब एक ब्लू सूट पहनते थे और मैं भी ब्लू एक जैकेट जो थे, ब्लेजर। तो मुझे चिढ़ाते थे कि तू बजाज का पहनता है या बजाज तेरा पहनता है, ऐसे चिढ़ाते थे। तो फिर मैंने बोले नहीं तू दूसरा ब्लेजर ले। मुझे ब्लेजर के लिए बहुत जिद करते थे कि तू ले, मैं तुझे दिलाता हूँ। और उनका मुझे होता नहीं, तो माशाल्लाह वो तो थे। तो उन्होंने कहा कि सलमान दिखाओ, तूने बहुत अच्छा लिया। वो फिल्मी थे ना, उनको समझ में एंगल वगैरह, डायरेक्शन वगैरह का पूरा जानकारी थी। उन्होंने वो रिवर्स करके पूरा कैमरे पर देखा, तो अच्छा बोले बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छा है, ये सब अच्छा शूट हुआ है, अच्छा लगा। इफ्तार करने के बाद मुझे पूछा उन्होंने, जो उनके बचपन वाला बता रहा हूँ, बोला कि सलमान अबू आसिम में भीड़ ज्यादा थी या मेरे में? तो दोनों देखा, कवर किया। अब मैं बड़ा पशु पेश में, चापलूसी भी नहीं होती अपने से और गलत भी नहीं बोलना है। तो मैंने बताया कि नहीं, उनके उस वक्त नेचुरल लोग आए थे। आप दूसरी बार पहुंचे, आप थोड़ा लेट हो गए उनके मुकाबले में, लेकिन लोग आपको भी देखने आए, आपको भी लोग मानते। अबू आसिम के टाइम पर एक दीवानगी थी, आपके को देखकर उनको ये था कि उम्मीद थी कि सुनील दत्त इस बात को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तो दोनों में फर्क था। तो मतलब उनके अंदर एक बच्चा भी था कि मतलब क्या मेरे आने से कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो वो एक बच्चापन उनके में था। बहुत सीरियल लीडर उनका, हम लोग उनको सबसे ज्यादा मिस करने वालों में से हैं। बहुत मिस करते हैं अपनी पत्रकारिता के फील्ड में। वो हो गए विलासराव देशमुख, हो गए विलास कामत, हो गए प्रमोद महाजन, हो गए मुरली भाई, हो गए। ऐसे कुछ लोगों का जाना हम लोगों के लिए निजी नुकसान है, हमारी पीढ़ी के लिए। मुझे लास्ट पॉइंट बताइए कि कांग्रेस में जो आपने लास्ट में देखा, कौन सी चीजें ऐसी जो आपको पर्सनली लगी, जिसकी वजह से, ऐसे इंसिडेंट्स जिसकी वजह से लगा आपको कांग्रेस वीक हो गई इतनी? कांग्रेस वीक, मैंने बताया ना कि कांग्रेस को जैसे कौन से इंसिडेंट्स आपने देखते गए? पब्लिक में उतरने के बजाय, पब्लिक की समस्याओं को समझने के कहाँ आपने देखा कि नहीं उतर रही है? बहुत सी जगह पर। और फिर उसके बाद जाति आधारित हो गई, धर्म आधारित हो गई राजनीति। उसमें कांग्रेस अनफिट हो गई। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाए, हार्ड हिंदुत्व वाले। मुस्लिम परस्ती का उस पर इल्जाम लगता है तो मुस्लिम से भी कटने लगी। मुस्लिम की तरफ आ रही है तो बोले मुस्लिम लीग की हो गई। वो ट्रैप में भी आई है, कांग्रेस। और बीजेपी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो जमीन पर काम करता है। शिवसेना का जमीन पर काम करता है। उनका जो संगठन है शाखा स्तर तक, वो उस स्तर तक ये लोग जा नहीं पाए। दूसरे NSUI, यूथ कांग्रेस जैसी जो इनकी फैक्ट्री थी, इलेक्शन लड़ाते थे। NSUI मान लीजिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लाते थे, उनको ट्रेंड होकर आते थे। तो करप्शन में भी आपको लगता है ज्यादा चली गई थी कांग्रेस? करप्शन में वो गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन एक परसेप्शन लोगों का अन्ना हजारे आंदोलन ने बना दिया था। बीजेपी का इतना करप्शन पर्सपेक्टिव नहीं बना है जितना। नहीं, वो उनका वो पूरा एक अलग बहस का विषय है कि उन पर क्या है, उन्होंने क्या किया है।
उन्होंने जिस तरह से किया है वो अलग है, अलग है। लेकिन करप्शन का इल्जाम कांग्रेस पर जिस तरह से लगा, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में निजी घोटाला, ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, दुनिया भर के, और अन्ना हजारे का आंदोलन होना, कांग्रेस का घोषित होना कि एक करप्टेड पार्टी है, लोगों ने ये घोषित किया, और उसका राउंड घूमकर उसका बीजेपी ने बहुत खूबसूरती से फायदा उठाया और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने लाए, उससे कई स्कोर सेटल हुए और फिर बीजेपी अपने कदम आगे बढ़ाती चली गई। राहुल थोड़ा बहुत कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा, पद यात्रा, लोगों के बीच में जाना, उनकी जो यात्राएं हुई हैं भारत जोड़ो, वो सब सक्सेस हुई है और शायद उसका थोड़ा बहुत परिणाम मिलने भी लगा है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कांग्रेस ही। ठीक है, थैंक यू, आज आप आए हमारे बीच, आपने हमें ये सब इंफॉर्मेशन दी। गेस्ट को भी बोलूंगा अगर वो कुछ भी और क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहे तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, नेक्स्ट हम जब पॉडकास्ट करेंगे तब आपसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।